देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को गढ़ने के लिए आप सब मन से अभी पढ़ रहे होंगे। आप सब जरूर भविष्य में कीर्तिमान यश अर्जित करेंगे, ऐसे ही अपेक्षा आप सबसे करता हूं और यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूं कि आप सब भविष्य में कुछ बेहतर करें। आज 10वीं कक्षा के गोधुली के 5वें अध्याय नागरी लिपि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ। नागरी लिपि जिसके रचयिता हैं गुणाकर मूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हुई थी। नागरी लिपि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखूंगा। शुरुआत में मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि नागरी लिपि एक ऐसा अध्याय जिसके रचयिता गुणाकर मूले, और गुणाकर मूले ने इसमें बताया है कि नागरी लिपि अर्थात देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि के विकास की गाथा को इसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी अर्थात सब जगह प्रयुक्त की जाने लगी। तो इन तमाम तथ्यों का, इन तमाम देवनागरी लिपि के अतीत और वर्तमान के बीच जो भी इसके विकास की गाथा रही है, उसका विस्तार पूर्वक इसमें गुणाकर मूले ने उल्लेख किया है। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच में रख रहा हूं। आप सब केवल ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार नहीं, एक बार ना हो, दोबारा आप सुन लीजिएगा ध्यान। 12 से 10 मिनट के बीच के सेशन में आपको पूर्णतः गंभीरता से बता दिया जाएगा कि इस पाठ से कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सटीक उत्तर क्या है। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है जो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो लिखेंगे देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब देवनागरी लिपि में लिखने के लिए इसके टाइप तैयार हो गए, अर्थात किस प्रकार इसके अक्षरों को लिखा जाना था, इसके तब जब टाइप तैयार हो गए और जब इसमें पुस्तकें छपने लगी, इस भाषा में पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में क्या आ गई, तो इसमें अक्षरों में स्थिरता आ गई, है ना। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो लिख देंगे हम लोग कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब इसके टाइप बनने गए और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस भाषा में जब पुस्तकें छपने लगी तो इसके अक्षरों में, देवनागरी लिपि के अक्षरों में तब स्थिरता आने लगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से जो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो लिखेंगे देवनागरी लिपि में मुख्यतः गुजराती, मराठी, हिंदी और प्राकृत भाषाएं लिखी जाती है, जो कि पढ़ने में भी अत्यंत सरल हुआ करती हैं। तो देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनमें मुख्यतः हिंदी, संस्कृत, है ना, और गुजराती, मराठी और हिंदी की विविध बोलियां इस लिपि में लिखी जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से जो लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो लिखेंगे देवनागरी लिपि से संबंध बताते हुए उन्होंने कहा है कि गुजराती, ब्राह्मी, है ना, और मराठी लिपियों जो थी हैं, उन लिपियों से देवनागरी का उन्होंने संबंध बताया है कि गुजराती लिपि, ब्राह्मी लिपि, इन लिपियों से देवनागरी लिपि का क्या है, तो संबंध है। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गुर्जर प्रतिहार कौन था। तो लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार बाहर से आने वाला एक शासक था जिसने सर्वप्रथम आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या किया, तो उसने अवंती प्रदेश पर शासन किया। उसके बाद उसने कन्नौज पर भी अपना शासन स्थापित किया, है ना। तो एक शासक की भूमिका के रूप में हम उसका उल्लेख कर सकते हैं कि सर्वप्रथम उसने अवंती प्रदेश पर शासन किया और उसके बाद कन्नौज पर भी अपना शासन स्थापित किया और भारत के बाहर से आने वाला यह शासक था, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी नगर तो नगर है, शेष जितने भी नगर हैं वो तो नगर है, मगर काशी को देवताओं की नगरी कहा जाता है ना। इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिखेंगे जितने भी नगर है वो तो सामान्य नगर है ना, केवल उनको नगर के रूप में जाना जाता है, मगर काशी एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा नगर है जिसको देवताओं की नगरी कहा जाता है। तो इसीलिए काशी में प्रयुक्त जो लिपि जो थी उसको देवनागरी लिपि कहा गया, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नंदी नागरी किसे कहा जाता है, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो लिखेंगे जो दक्षिण भारत में
नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है और लेखक ने उस प्रसंग में उल्लेख किया है जिस प्रसंग में वो देवनागरी लिपि के विकास की गाथा को प्रस्तुत करते हैं। तो उसी प्रसंग में उन्होंने कहा है कि नंदी नागरी लिपि दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि जो प्रयुक्त होती थी उसको नंदी नागरी कहा गया है ना। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। तो लिखेंगे ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि में जो अक्षरें लिखी जाती हैं तो उन अक्षरों के ऊपर क्या है, तो उन अक्षरों पर ऊपर आड़ी टेढ़ी लकीरें हुआ करती है ना उसके सिरों के ऊपर, और या फिर ठोस तिकोन हुआ करता है। मगर देवनागरी लिपि में क्या होता है, तो देवनागरी लिपि में सीधी रेखाएं खींची जाती है। आप लोग देवनागरी लिपि में लिखते होंगे अपना नाम तो उसके ऊपर देखते होंगे जो सीधी रेखाएं हम लोग देते हैं ना, तो वह देवनागरी लिपि है। मगर ब्राह्मी लिपि में क्या होती थी, तो ब्राह्मी लिपि में अक्षरों के ऊपर ना टेढ़ी रेखाएं हुआ करती थी है ना। और देवनागरी लिपि की यह खासियत, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान यह थी, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि से अलग इसलिए थी क्योंकि देवनागरी लिपि में जो अक्षरें लिखी जाती थी तो उन अक्षरों की जितनी लंबाई होती थी उतनी ही सिरों पर लंबी रेखाएं खींची जाती है। और लंबी रेखाएं भी कैसी, तो बिल्कुल सीधी रेखाएं खींची जाती है ना। हम लोग जब नाम लिखते हैं तो नाम के ऊपर से दे देते हैं ना ऐसे करके रेखाएं खींच देते हैं, बिल्कुल सीधी रेखाएं। मगर ब्राह्मी लिपि में क्या हुआ करता था, तो ब्राह्मी लिपि में तिकोन रेखाएं ऐसे खींची जाती थी है ना, तिकोन रेखाएं, या फिर ठोस तिकोन हुआ करता था, या फिर आड़ी टेढ़ी लिखी जाती थी। मगर देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता था। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि जो है सो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि से क्या थी, तो भिन्न थी। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब यदि एक बार में यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा पीछे आप ले जाएं, प्रीवियस पार्ट में चले जाएं आप, और थोड़ा सा पीछे करके फिर से पुनः एक बार देखें। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसियावत जात ते शिल्पे परत निशान। नियमित रूप से अभ्यास यदि आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होंगे। और अपने माता पिता को सपनों को पूरा करने के लिए आप सब पढ़िए। जब पढ़ने का मन न करे तो जरा उस पिता के संघर्ष को याद कीजिए जो पिता आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपके पास कलम आ सके, आपके पास किताबें आ सके, इसके लिए आपके पिता धूप में तपते हैं, ठंड में ठिठुर कर काम करते हैं, दूसरों के घर में मजदूरी करते हैं है ना। उस मालिक से कितना सुनना पड़ता होगा आपके पिता को है ना। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज आप मेहनत कीजिए ताकि आपको कल सफलता के फल को चखने का आनंद मिल सके है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब आज मन से पढ़िए। आगे भी अगला चैप्टर जो मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा वह मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर ढंग से बताऊँ ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए है ना। आप सब मन से पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती भगवती आप सब बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करें, यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से हर दिन करता हूँ, हर क्षण करता हूँ। धन्यवाद।